सोचकर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली एक ही वक्त पर दो दो मोर्चों पर जंग लड़ रही है। एक दुश्मन वो जिसकी गूंज ने पूरे शहर को दहला दिया, और दूसरा दुश्मन वो जो दिखाई नहीं देता पर हर सांस के साथ लोगों की जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तो आज हम दिल्ली पर हुई इसी दोहरी घेराबंदी को समझने की कोशिश करेंगे। उस शाम के खौफ को महसूस करने के लिए शायद एक चश्मदीद के ये शब्द ही काफी हैं। ये सिर्फ एक कार में हुए ब्लास्ट की कहानी नहीं बताते, बल्कि उस दहशत को बयां करते हैं जो एक पल में पूरे इलाके में फैल गई थी। और इस दहशत की एक बहुत भयानक कीमत चुकानी पड़ी। शुरुआती रिपोर्ट्स में ही 10 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की बात सामने आ गई। सोचने वाली बात है, हर आंकड़ा एक पूरी जिंदगी की कहानी है जो उस शाम अचानक ही खत्म हो गई। तो चलिए अब जरा डिटेल में चलते हैं और समझते हैं कि उस सोमवार की शाम को असल में हुआ क्या था। कैसे एक बिल्कुल सामान्य शाम चीख पुकार और दहशत में बदल गई। तो जो शुरुआती डिटेल्स सामने आई वो कुछ इस तरह हैं। वक्त था शाम के करीब 6:52। लाल बत्ती पर धीरे धीरे चल रहे ट्रैफिक में एक i20 कार में अचानक ब्लास्ट हो जाता है, और ये धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की गाड़ियां भी आग का गोला बन गई। पल भर में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जैसे ही धमाका हुआ, पूरा सरकारी तंत्र हरकत में आ गया। दिल्ली पुलिस तो थी ही, साथ में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के कमांडो और देश की सबसे बड़ी एंटी टेरर एजेंसी एनआईए की टीमें भी फौरन मौके पर पहुंच गईं। गृह मंत्री अमित शाह को लगातार अपडेट्स दिए जा रहे थे और कुछ ही घंटों में जांच का जिम्मा ऑफिशियली एनआईए को सौंप दिया गया। इसके साथ ही दिल्ली समेत देश के सभी बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी हो गया। वैसे देखा जाए तो ये कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली ने ऐसा दर्द झेला है। ये शहर पहले भी ऐसे हमलों का गवाह रहा है। साल 2000 से लेकर 2008 तक दिल्ली ने कई आतंकी हमले देखे हैं, जिनमें अक्सर बाजारों और भीड़भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाया गया। और ये ताज़ा घटना उन्हीं पुराने जख्मों को फिर से हरा कर देती है। लेकिन कहानी सिर्फ दिल्ली के इस ब्लास्ट तक ही सीमित नहीं है। जो बात इस मामले को और भी ज्यादा गंभीर बनाती है वो ये है कि जिस वक्त दिल्ली में ये धमाका हुआ, ठीक उसी समय देश के दूसरे हिस्सों में सिक्योरिटी एजेंसियां बड़े आतंकी नेटवर्कों पर छापे मार रही थीं। हाँ, अधिकारी ये साफ कह रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट का इन छापों से अभी तक कोई सीधा कनेक्शन नहीं मिला है, लेकिन दूसरे शहरों में जो चीजें बरामद हुई हैं वो एक बहुत बड़ी और साफ कहूं तो एक काफी खतरनाक तस्वीर पेश करती हैं। जरा देखिए तस्वीर कितनी बड़ी है। दिल्ली के पास फरीदाबाद से लगभग 360 किलो विस्फोटक मिलता है, इतना कि इससे कई बड़े हमले किए जा सकते थे। साथ में एक असॉल्ट राइफल और टाइमर भी, और शक की सुई जैश ए मोहम्मद पर है। वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद में एटीएस को 4 विदेशी पिस्तौलें और कैस्टर ऑयल जैसा खतरनाक केमिकल मिलता है, और इसके तार आईसिस से जुड़ते नजर आ रहे हैं। और जांच में एक बहुत ही चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया है। ये कोई साधारण अपराधियों का गैंग नहीं था। इसमें डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स शामिल थे। ये लोग एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए विदेशों में बैठे अपने हैंडलर्स से बात करते थे। और इनके निशाने पर कौन था? दिल्ली की आजादपुर मंडी, लखनऊ का आरएसएस ऑफिस, मतलब ऐसी जगह हैं जहां हमेशा भारी भीड़ रहती है। तो एक तरफ ये बम धमाकों का खतरा है, लेकिन क्या दिल्ली के लिए खतरा सिर्फ यही है? ये सवाल हमें दिल्ली के एक दूसरे और शायद उससे भी बड़े संकट की तरफ ले जाता है। एक ऐसा खतरा जो धमाकों की तरह अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे चुपचाप शहर की जिंदगी को निगल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सांसों के संकट की। दिल्ली एक और धीमी गति वाले लेकिन उतने ही जानलेवा संकट का सामना कर रही है। ये है जहरीली हवा की घेराबंदी, एक ऐसी घेराबंदी जो दिखाई नहीं देती। तो एक तरफ जहां एजेंसियां धमाके की जांच में लगी थीं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के आम लोग इंडिया गेट पर एक अलग ही लड़ाई लड़ रहे थे। ये लोग शहर के खतरनाक एयर पोल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हुए थे। ये वही समस्या है जो हर साल सर्दियों में दिल्ली का दम घोट देती है। और इसकी जो कीमत चुकानी पड़ रही है वो आंकड़े सच में डरा देने वाले हैं। रिसर्च बताती है कि दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा में सांस लेने का मतलब है अपनी जिंदगी से 9 से 12 साल कम कर देना। हवा में मौजूद PM 2.5, वो बेहद महीन कण जो बाल से भी पतले होते हैं, सीधे हमारे खून में घुलकर दिल, दिमाग, हर अंग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि डॉक्टर अब लोगों को सलाह दे रहे हैं कि अगर हो सके तो कुछ समय के लिए दिल्ली छोड़ दें।
तो जब लोगों की जानें दांव पर लगी हों तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है। पर शायद जवाब थोड़ा निराश करने वाला है, क्योंकि समाधान खोजने के बजाय एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो चुका है। तो देखिए हो क्या रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी का आरोप है कि नई बीजेपी सरकार AQI मॉनिटर्स पर पानी छिड़ककर पोल्यूशन के आंकड़ों में हेरफेर कर रही है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले रही हैं। इसके जवाब में बीजेपी का कहना है कि ये प्रदूषण तो आपके 10 साल के राज का नतीजा है। उन्हें तो सत्ता में आए सिर्फ 7 महीने हुए हैं और वो इसका कारण पंजाब में पराली जलाने को बता रहे हैं। अब ये जो पराली जलाने वाला एंगल है, इस पर हमेशा खूब बहस होती है, लेकिन आंकड़े एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। इस साल का डेटा देखें तो पता चलता है कि पंजाब में बाढ़ की वजह से पराली जलाने के मामलों में असल में भारी कमी आई है, जो राजनीतिक दावों के ठीक उलट है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। केंद्र सरकार की अपनी एजेंसी का डेटा ये दिखाता है कि 9 नवंबर को जब दिल्ली का प्रदूषण पीक पर था, तब पराली का योगदान सिर्फ 6% था। सिर्फ 6%। असली वजह गाड़ियों का धुआं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और कंस्ट्रक्शन की धूल जैसी लोकल समस्याएं थीं। असल में देखा जाए तो समस्या की जड़ें और भी गहरी हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में 80% एयर पोल्यूशन कोयला और बायोमास यानी लकड़ी और उपले जलाने से होता है। तो ये एक ऐसी सिस्टेमिक प्रॉब्लम है जिसे पानी के छिड़काव या ऑड इवन जैसे शॉर्टकट से हल नहीं किया जा सकता। इन तमाम संकटों के बीच शहर की जिंदगी रुकती नहीं है। एक तरफ जहां इन चुनौतियों से निपटा जा रहा है, वहीं भविष्य के लिए भी योजनाएं बन रही हैं। मिसाल के तौर पर 40 साल पुराने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को तोड़कर उसकी जगह एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सिटी बनाने की योजना है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक शहर एक ही वक्त में अपने आज के संकटों से भी जूझ रहा है और भविष्य के विकास के दबाव को भी झेल रहा है। और यहीं पर हम आज का ये विश्लेषण एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। सुरक्षा, स्वास्थ्य और राजनीति, जब इन 3 मोर्चों पर एक साथ हमला हो तो कोई शहर खुद को कैसे संभालता है? शायद यही किसी भी शहर की सहनशीलता की असली परीक्षा है।